नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रीतेश दास वैरागी, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज आपको मिलाना चाहता हूँ आपके पूर्व विधायक, इस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती श्री राधेश्याम जी पाटीदार। आइए इनसे कुछ प्रश्न करते हैं जो हमें उत्साहवर्धक करेंगे, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, जो हमें मोटिवेट करेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये कृषि करते थे, इनके पिताजी भी कृषि करते थे और इनकी पार्टी ने इन्हें विधायक के लिए उम्मीदवार उतारा था और ये पूर्व विधायक भी रह चुके हैं हमारे यहाँ के। आइए इनसे प्रश्न करते हैं कि इनकी पार्टी ने इनमें क्या खूबी देखी कि इन्हें टिकट दिया गया था। मैं लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता था। मैं संघ का स्वयंसेवक था और लगातार 30 वर्षों तक संघ में काम विभिन्न दायित्वों पर रहकर खंड कार्यवाह, तहसील कार्यवाह, जिला कार्यवाह, विभाग संपर्क प्रमुख, ऐसे विभिन्न दायित्वों को लेकर संघ का दायित्व लेकर मैं जब काम करता था, पिताजी भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते थे। उसी आधार को देखकर पार्टी ने मुझे टिकट देने का निर्णय लिया था। सर, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि जो आज की हमारी जनरेशन है वो नशे के जंजाल में फंस रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, नशे में उलझ गई हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ नया कर नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप से युवाओं में बहुत ऊर्जा होती है, लेकिन अगर वो ऊर्जा गलत दिशा में चली जाती है, नशे की तरफ चली जाती है, तो बर्बादी का कारण भी बनती है। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के नशे से कोई रास्ता नहीं मिलता है या कोई हल नहीं मिलता है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, स्वयं काम नहीं करेंगे और कोई लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद संकल्प के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक हमको मंजिल नहीं मिल सकती है। इसलिए नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए। और मैं स्वयं की अगर बात करूं तो मैं ना कभी चाय पी है, ना कभी पान खाया, ना गुटखा खाया है। किसी भी प्रकार के नशे से हमेशा दूर रहता हूं, तो जीवन उसमें सफल है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, अब आप राजनीति में हैं तो आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जब सर आप राजनीतिक जीवन में अपनी करियर की शुरुआत कर रहे थे तो किसी ने आपको पर्सनली टारगेट कर डिमोटिवेट करने का या नीचे गिराने का या आपका टांग खींचने का प्रयास किया था सर? आपको रोकने का प्रयास किया था सर? निश्चित रूप से बहुत सारे लोग मिलते हैं और एक आध तो मीडिया वाले भी ऐसे थे जिसको बहुत सारे झूठे आरोप लगाने का उन्होंने प्रयास किया, उनको जवाब भी दिया हमने। परंतु हम सब जानते हैं कि लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई पद प्राप्त करने के लिए झूठी बातें करने की आदत दुनिया में रहती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि बाद में उन सब जिन्होंने भी लगाया है उनको शायद पछताना ही पड़ा कि हमने गलत बात की है। सर, अभी युवाओं को भी बहुत रोका जाता है, उन्हें भी आगे बढ़ने से रोका जाता है। उस विषय में क्या आप क्या कहना चाहते हैं? युवा डिमोटिवेट हो जाते, किसी के रोकने से रुक जाते, युवा जो है वो किसी के रोकने से रुक जाते, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं युवाओं से ही कहना चाहूँगा कि रास्ते रोकने वाले बहुत सारे होते थे। हनुमान जी जब श्रीलंका जा रहे थे तो बहुत सारे राक्षस राक्षसनियाँ बहुत सारे रास्ते रोक रही थी, लेकिन अपने दिमाग से चतुरता के आधार पर उन सबको बाजू हटाते हुए हमको आगे बढ़ाना चाहिए। सर, आप कश्मीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पर जो धारा 370 हटाई गई थी उस पर महबूबा मुफ्ती वहाँ के कह रहे थे कि ये हमारी यहाँ के लोगों की आज़ादी छीन रहे हैं, कश्मीर छीन रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई है और जो वहाँ का दृश्य हमारे सामने आ रहा है कि वहाँ आतंकवाद 25% रह गया है, अपराध ख़त्म हो गया है, जनता आराम से घूमने फिरने लगी है, आना जाना शुरू हो गया है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में आज़ादी आई है। वहाँ के नागरिकों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिला है। महबूबा मुफ्ती का जहाँ तक प्रश्न है, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उलझुल बयान पहले भी देती रहती थी, अभी भी दे रही है। सर, इसके विषय में क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे लिए योजना स्वीकृत करी है एक किसानों के लिए कि उन्हें खेत तक पानी, चंबल नदी का पानी उनकी सिंचाई के लिए खेत तक पहुँचाया जाएगा? हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री किसान के बेटे हैं। उन्होंने किसानों के लिए पूरे चंबल का पानी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, ऐसी 7 योजनाएं बनाई है। उसमें एक हमारी शामगढ़ सुहासरा सूक्ष्म सिंचाई योजना है जिस पर बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है और हर खेत तक पानी उससे पहुंचेगा। सर, आप सीए के ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि उसमें जो मुस्लिमों को जो भड़काया गया था विपक्ष की तरफ से कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है और उसमें प्रदर्शन भी हुए, तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सीए कानून का अर्थ ये है कि जो विदेश से आने वाले लोगों को, अल्पसंख्यकों को, जो विदेश में अल्पसंख्यक है, उनको नागरिकता देनी। हमारे हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक की नागरिकता लेने का उसमें कोई प्रावधान ही नहीं है। इस प्रकार से जो जिन लोगों ने
लोगों को झूठी बातें करके भड़काने का प्रयास किया, जैसा शाहीन बाग में हुआ है, बाकी जगह भी कई जगह जुलूस उलूस आंदोलन हुए हैं। निश्चित रूप से वो राजनीतिक विचारधारा को लेकर थे। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी की हिंदुस्तानी की नागरिकता छीनी जाए। सर, आप कृषि कानून के विषय में क्या कहना चाहेंगे? कृषि कानून जो अभी लागू किया गया था, इसके विपक्ष की तरफ से बहुत ही हंगामा किया गया था कि ये किसानों के हित में नहीं है, अनिहित कर रहा है। कृषि कानून जो नरेंद्र मोदी जी ने लागू किए, उससे एक बाज़ार खुलेगा, किसानों को अवसर मिलेगा अपना माल कहीं पे भी जाकर बेचने का। निश्चित रूप से वो अपना माल अपने देश में बेच सकता है, विदेश में बेच सकता है, ऑनलाइन बेच सकता है। ये कानून किसानों के हित में है। परंतु फिर भी सरकार को जो एमएसपी है उस पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी जो सरकार ने समर्थन मूल्य तय किया उससे बहुत नीचे बिकता है। जैसे आज का ही उदाहरण हम लें तो मक्का का समर्थन मूल्य 1840 रुपये है, लेकिन मक्का जब किसान के पास मक्का आई थी तो 800 रुपये बिक रही थी। तो इस पे कि सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसान का माल कोड़ियों में नहीं बिके, नहीं तो किसान बर्बाद हो जाएगा। इसकी संरक्षण करने का और एक साथ ही साथ किसानों को भुगतान की, अगर किसी प्राइवेट व्यापारी को बेचता है किसान तो उसके भुगतान की सिक्योरिटी होना बहुत आवश्यक है। ये दो मुद्दों पर किसान के लिए सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। सर, आप राम मंदिर के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर का फैसला आया, वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और विपक्ष कह रहा है कि ये सांप्रदायिक है, ये दो धर्मों को लड़ाने वाली साजिश है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये राम मंदिर आंदोलन लगभग 350 साल से 400 साल से चला आ रहा है। निश्चित रूप से बाबर ने राम जन्मभूमि पर आक्रमण कर वहाँ बाबरी ढांचा बनाया था, और उसके बाद जो हमारी सरकारें रही है आज़ादी के बाद भी, उन सरकारों ने भी उसी बात को संरक्षण देने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोर्ट के आदेश के अनुसार, जब कोर्ट ने निर्णय किया है, उस निर्णय को लागू करके एक भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी है, और उससे जनता में खुशी है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि जो हम सबकी भावना थी, मैं जब कार सेवा में गया था बलिदानी जत्थे में, 28 दिन पैदल पैदल चल के अयोध्या पहुँचे थे, तो उस समय हम सोच नहीं सकते थे कि इस देश में राम मंदिर भी बन सकता है। लेकिन हमारी सरकार ने जो प्रयास किया, उस आधार पर जो आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पे भी बगैर खून खराबा के, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के आज देश में राम मंदिर बन रहा है। इससे खुशी का अवसर और कुछ नहीं हो सकता। सर, आप काशी विश्वनाथ मंदिर के विषय में क्या कहना चाहेंगे? वो भी अभी मसला कोर्ट में पहुंचा है। निश्चित रूप से ऐसे इस देश में बहुत सारे मंदिर हैं जिन पर अवैध रूप से दूसरों का कब्जा है। तो मेरा तो ये कहना है कि जिन्होंने भी अवैध कब्जा कर रखा है, चाहे उनके पूर्वजों ने किया हो, किसी ने किया हो, आज इस देश के नागरिकों का सम्मान करते हुए अवैध कब्जा उनको हटा लेना चाहिए। चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, जहाँ भी है, ऐसी सभी जगह से अवैध कब्जा निश्चित रूप से हटाना चाहिए। सर, आप पाकिस्तान के विषय में क्या कहना चाहते हैं? जो आए दिन हमको धमकी देते रहते हैं कि हम हिंदुस्तान को ऊपर परमाणु बम से अटैक कर देंगे, ये ऐसी धमकियाँ दी जाती है हमें। पाकिस्तान पे धमकियों पे तो जितना हंसा जाए उतना कम है। पाकिस्तान हमसे आमने सामने का युद्ध लड़ने की हैसियत नहीं रखता, इसीलिए आतंकवाद हमेशा हमारे देश में फैलाता रहता है। और जहाँ तक उनके परमाणु बम का सवाल है, तो उनका एक मंत्री का बयान बहुत ही मजाकिया कि हमारे पास पाव के बम है, आधा किलो के बम है, 1 किलो के बम है। इससे ज़्यादा और मजाक परमाणु बम की शायद पाकिस्तान ही बना सकता है, दूसरे देश नहीं कर सकते। क्या पता वो नकली के बम हो और ऐसे ही बोल रहे हो। निश्चित रूप से पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। सिर्फ उसका आतंकवाद को फैलाकर बाकी देशों को डैमेज करने की उसकी नीति है, और उसी नीति पर वो चलता है। युद्ध करने की हैसियत पाकिस्तान की नहीं है। सर, आप चीन के विषय में क्या कहना चाहते हैं, जो हमें बहुत ही आंख दिखा रहा था अभी, और उसको मुंह तोड़ इसका जवाब भी मिला है? चाइना ने जब 1962 का युद्ध किया, जिस युद्ध में पंडित नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, निश्चित रूप से हम पराजित हुए, तो उससे चाइना का हौसला बहुत बड़ा हुआ था। लेकिन अभी जो चाइना ने हमारी सीमा में डोकलाम में जो घुसने की प्रयास किया, तो जो नरेंद्र मोदी जी ने मुंह तोड़ जो जवाब दिया, आप सब ने देखा, मीडिया पे देखा कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, और हमारे देश ने कहा कि हमने उनको 40 से ज़्यादा सैनिक उनके मारे हैं हाथों से। तो चाइना संख्या नहीं बता पाया कि 1 मरा कि 50 मरे। यही दर्शाता है कि चाइना को बड़ी क्षति पहुंची है। और पहली बार
विश्व में चाइना को कोई ताकत से बात करने वाला कोई अगर है तो भारत है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सर आप पीओके के विषय में क्या कहना चाहते हैं? वो हमारा एक अहम हिस्सा है, कश्मीर का जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसे हम लेकर रहेंगे? नहीं, पीओके का मतलब ही पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। हाँ तो पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर है। हाँ। तो कब्जा जब भी बोला जाता है कि वो ज़मीन दूसरे की हो, तो भारत की ज़मीन है इसलिए हमारी ज़मीन है। अभी अवैध कब्जा पाकिस्तान का है, तो उस निश्चित रूप से पीओके हमारा है और वहाँ के लोग भी हमसे मिलना चाहते हैं, तो हम उसे लेकर रहेंगे। निश्चित रूप से। वो तो समय आ रहा है, धीरे धीरे भारत अखंड बनेगा ही सही। निश्चित रूप से उस समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। सर आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म सीतामऊ के पास शिवगढ़ में है। और सर अभी आपकी आयु क्या है? मेरी 59 है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बात करने के लिए। आभारी हूँ सर आपका।